हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। आज हम बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट के बारे में एकदम डिटेल्स में देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको पूरा एक्ट समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बीड़ी एंड सिगार होता क्या है। वैसे तो आप सभी समझते होंगे क्या होता है, लेकिन ये फ़ोटो आप देख लो तो इसमें ये जो एक प्रोसेस हो रहा है, ये बीड़ी बन रही है। ठीक है, बीड़ी का मतलब क्या होता है, जो लोग स्मोक करते हैं तो स्मोक करने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं वो है बीड़ी, एंड इसी टाइप का सिगार होता है। ठीक है, तो बीड़ी एंड सिगार की खपत इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसको बनाने के लिए वर्कर लगते हैं। ठीक है, ये भले ही कितना इलीगल हो या जो भी हो, इसको बना तो वर्कर्स ही रहे हैं। तो वर्कर्स लोगों के लिए अगर वर्कर्स इसे बना रहे हैं तो एक एक्ट पास हुआ। ये एक्ट क्यों पास हुआ दोस्तों? जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी, बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई थी। तो जो इसके वर्कर्स थे उनको किसी भी तरीके का पीएफ, ईएसआई या जो भी उनके हक का है ठीक से उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी नॉर्मल इंडस्ट्री से अलग हो गई और यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। तो जिसके वजह से ये इंडस्ट्री के वर्कर लोगों का हक छिन जा रहा था। इसलिए 1966 में द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट अलग से आया, ताकि इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सिचुएशन को देखते हुए उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट उनका हक है वो लेके आया जाए। ठीक है, तो ये था ये एक्ट लाने के पीछे का वजह। अब देखते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल, सो दिस एक्ट वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन बीड़ी सिगार इस्टेब्लिशमेंट। जो भी बीड़ी सिगार इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ऐसे जगह जहाँ पर बीड़ी सिगार बनते हैं, वहाँ के वर्कर्स का वेलफेयर को सोचते हुए, उनका अच्छा सोचते हुए ये एक्ट आया है। एंड टू रेगुलेट देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, और वो जो भी कंडीशन में काम कर रहे हैं उनका कंडीशन पूरी तरीके से लॉ से रेगुलेट हो, ये सोचकर ये एक्ट लाया गया। इट शैल कम इनटू फोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये एक्ट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये एक्ट पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, यानी हर स्टेट के गवर्नमेंट को ये द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट जब भी वो अपने स्टेट पे लागू करेगी तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी रेगुलेशन चलेगा वो किसका चलेगा? स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ पे सेंट्रल का नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे डेफिनेशंस, जो कि है सेक्शन 2 में। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अडल्ट, तो जिन्होंने भी अपना 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया वो हो गए अडल्ट। चाइल्ड, जिन्होंने अभी तक अपना 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है वो हो गए चाइल्ड। और ये जो 14 से 18 के बीच के होते हैं ना, इन्हें यंग पर्सन बोलते हैं। फिर कंपीटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे अथॉरिटी कौन होगी? तो यहाँ पे अथॉरिटी वही होगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे ऑथराइज किया है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने वो परमिशन दी है, वो यहाँ पे कंपीटेंट अथॉरिटी होगी। फिर यंग पर्सन, जिसने 14 कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी तक 18 कंप्लीट नहीं किया है। ये सारे एमसीक्यूज़ में आते हैं। देन वीक, यहाँ पे किसको वीक बोला जाएगा? तो 7 डेज बट बिगिनिंग एट सैटरडे मिडनाइट। सैटरडे मिडनाइट से शुरू होगा, ओके, और सैटरडे टू सैटरडे जो चलेगा उसी को पूरा यहाँ पे वीक बोला जाएगा। अब हम आगे देखेंगे लाइसेंसेस, जो कि सेक्शन 4 के अंडर में कवर्ड है। सो किस चीज़ का लाइसेंस लगेगा? एनी पर्सन वांट टू यूज़ अ प्लेस एज इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। कोई भी पर्सन जिसको इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस को यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए? बीड़ी एंड सिगार बनाना है, तो किसी भी प्रीमाइसेस मतलब जगह हो गया, जगह को यूज़ करना है। मेक अप्लीकेशन इन राइटिंग, उसे एक राइटिंग लिखना पड़ेगा टू द कंपीटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है? तो जैसा मैंने आपको डिफिनीशन में बताया, जिसे भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे। विथ ऑल द इन्फो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और उस राइटिंग में क्या लिखना पड़ेगा? तो सब कुछ लिखना पड़ेगा कि उसे किस चीज़ का काम करना है, फिर किस जगह पे होगा, उसका एड्रेस, उसके कंपनी का क्या नाम होगा, सब कुछ लिखने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उसके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ अभी के लिए काम कर रहे हैं या करेंगे। देन कंपीटेंट अथॉरिटी डिसाइड वेदर ग्रांट और रिफ्यूज़। अब कंपीटेंट अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को अच्छे से पूरा इंस्पेक्शन कर लेगी। देन वो डिसाइड करेगी कि ग्रांट करना है, देना है लाइसेंस, या रिफ्यूज़ करना है। वो क्या क्या चेक करेगा? प्लेस, एप्लीकेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और
वो अगर ज़रूरत पड़ा तो वो उसके प्रीमाइसेस में भी जाएगा, जाकर प्लेस चेक करेगा, एप्लीकेंट के बारे में सारी नॉलेज लेगा, उसके फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है पैसा किस जगह से आ रहा है, वो सब कुछ देखेगा। ओके, लाइसेंस में बी रिन्यूड ईयर टू ईयर, और जो भी लाइसेंस मिलेगा उसे हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। मतलब किसी पर्सन ने अगर इस साल के लिए 2024 के लिए लाइसेंस लिया तो 2025 में फिर से उसे लेना पड़ेगा। देन every year within 30 days make application to competent authority for license. He may approve or reject condition as per state government. हर साल 30 दिन के अंदर जैसे ही लाइसेंस बंद हो गया, खराब हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, उसके 30 दिन के अंदर में वापस से एक नया एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कंपीटेंट अथॉरिटी को, और उसके बाद भी वो रिजेक्ट कर सकती है या अप्रूव भी कर सकती है। वो कंडीशंस देखेगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कंडीशंस है उस हिसाब से वो लाइसेंस ग्रांट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये टोटली कंपीटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपील की, जो कि है सेक्शन 5 में। अगर लाइसेंस रिफ्यूज़ हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा? तो रिफ्यूज़ ऑफ लाइसेंस में अपील टू स्टेट गवर्नमेंट को हम वापस से अपील कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में, ₹20 फ़ी देकर, 20 रुपये का फ़ी लगेगा। देन लाइसेंस में भी रिवर्स, और वापस से लाइसेंस अप्रूव हो सकता है। ओके, फिर है क्लीनलीनेस, सेक्शन 8 में क्लीनलीनेस यानी जो इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है, जो जगह है, उसके साफ़ सफाई के बारे में बात किया गया है, क्योंकि इस एक्ट में हम वर्कर्स के कंडीशन के बारे में जानेंगे कि वर्कर्स का कंडीशन कैसा होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, अच्छा एक कंडीशन बने, अच्छा एक जगह, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहे। तो इसके लिए क्लीनलीनेस के ऊपर यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 8 में। इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस क्लीन, फ्री फ्रॉम ड्रेन, प्राइवी और न्यूसेंस स्मेल, जो भी जगह रहेगा वो साफ़ रहना चाहिए, आसपास नाली नहीं होनी चाहिए, और जो गंदी स्मेल होती है वो सब नहीं होनी चाहिए। वाइट वाशिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब कलर जो कराते हैं तो वाइट वाशिंग होनी चाहिए। कलर वॉशिंग में भी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर कलर वॉशिंग हो, वाइट वॉशिंग हो। देन वेंटिलेशन, सेक्शन 9, वेंटिलेशन की बात की गई है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? तो अभी के घर में तो नहीं, लेकिन जो पहले के घर होते थे, इवन अभी भी किसी किसी के घर में आप लोग देखेंगे ऊपर की तरफ में वेंटिलेशन का एक बॉक्स बना रहता है। मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगी। तो इसे कहते हैं हम लोग वेंटिलेशन। ठीक है। स्टैंडर्ड लाइटिंग की अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, वेंटिलेशन की। देन टेम्परेचर की, एम्प्लॉयर टेक एक्शन फॉर डस्ट, फ्यूम एंड इम्प्योरिटीज़, एम्प्लॉयर के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है अगर वहाँ पर ज़्यादा धूल आएगा या फिर इम्प्योरिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा डर्टनेस हो, गंदगी हो, तो एम्प्लॉयर के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा? लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, यानी तापमान भी सही सही रहना चाहिए, इतना ज़्यादा। दोस्तों, इस एक्ट में इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक्ट आने के पहले 1966 के पहले वर्कर्स की हालत कितनी ख़राब करके रखते होंगे कि उन लोग को ठीक से मतलब टेम्परेचर या वेंटिलेशन की भी सुविधा नहीं मिलती होगी, क्लीन जगह नहीं होता होगा। इसलिए ये एक्ट पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अब बात की जा रही है ओवर क्राउडिंग की, जो कि है सेक्शन 10 में। नो रूम सेल बी ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर जितने लोगों के लिए जगह हो उतने लोग ही आएँ, उनसे ज़्यादा जगह ना आए। मतलब क्राउड का मतलब होता है भीड़, ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। तो हर रूम में नॉर्मल पीपल होने चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4¼ क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड, और हर एक इंसान को कितना जगह मिलना चाहिए वो भी बताया गया है कि 4¼ क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस मिलना चाहिए हर इंसान को। देन ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 11 में बताया गया है, एम्प्लॉयर देगा होलसम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद इन 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस एंड वॉशरूम्स। जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ होगी वो किसी भी वॉशरूम वगैरह के पास से 6 मीटर के नियर होगा, 6 मीटर से दूर नहीं होगा। लिजिबली मार्क्ड ड्रिंकिंग वाटर लैंग्वेज मस्ट बी कॉमन, और जो जिस जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दी जाएगी उस जगह पे ड्रिंकिंग वाटर लिखा जाएगा। वहाँ के जो वर्कर है वो जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, जो भाषा समझते हैं, उस भाषा में ड्रिंकिंग वाटर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा, ताकि वर्कर्स को समझ में आए कि ये ड्रिंकिंग वाटर का जगह है। देन यूरिनल्स, सेक्शन 12 में वॉशरूम की बात की गई है। मोर देन 50 वर्कर्स
हर 50 वर्कर से ज़्यादा अगर हो तो सेपरेट यूरिनल्स विथ वाटर बॉन्ड सेवेज सिस्टम, मतलब जो यूरिनल्स हो गए वॉशरूम, उसमें सेवेज सिस्टम यानी कि पाइप का व्यवस्था हो और पानी अंदर ही आता हो, इस टाइप का सुविधा हो। कब? जब 50 से ज़्यादा वर्कर हो तो सेपरेट यूरिनल्स बना के देने पड़ेंगे। देन क्रेचेस फैसिलिटी सेक्शन 14 में। क्रेच का मतलब क्या होता है? जो फीमेल होती है, काम करती है, तो उनके बेबीज़ के लिए एक क्रेच फैसिलिटी दी जाती है। तो हर 50 फीमेल के लिए चिल्ड्रन 6 ईयर्स और अंडर, अगर उनके बच्चे 6 साल या उनसे कम के हैं, तो सुटेबल रूम विथ लाइट क्लीन अंडर चार्ज ऑफ विमेन, और उसके अंदर एक विमेन ही रहेंगी जो बच्चों की देखभाल करेंगी। और क्रेच की जो फैसिलिटी है वहाँ पे रूम जो है वो अच्छे तरीके से लाइटेड होनी चाहिए। कितने विमेन पे? 50 फीमेल रहेंगी तब क्रेच की फैसिलिटी मिलेगी। यूरिनल्स का भी सेम है, अगर 50 से ज़्यादा वर्कर होंगे तब। देन फर्स्ट एड फैसिलिटी सेक्शन 15 में। फर्स्ट एड फैसिलिटी मस्ट प्रोवाइड, इसके लिए कोई नंबर मेंशन नहीं है, फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी, यहाँ पे मस्ट है। फिर बात की गई है कैंटीन की, सेक्शन 16। कैंटीन कब दी जाएगी? नॉट लेस देन 250 एम्प्लॉयज़, अगर 250 एम्प्लॉय या उससे ज़्यादा हो तब कैंटीन की फैसिलिटी दी जाएगी। देन वर्किंग आवर। अब हम बात करेंगे वर्किंग आवर्स की, जो कि है सेक्शन 17 में। नो एम्प्लॉयर वर्क नॉट मोर देन 9 आवर्स अ डे एंड 48 आवर्स अ वीक, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 9 आवर्स काम कर सकता है और पूरे वीक में 48 आवर्स। अडल्ट में डू ओवर टाइम, अडल्ट ओवर टाइम कर सकते हैं, मतलब बच्चे ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट मोर देन 10 आवर्स अ डे एंड 54 आवर्स इन अ वीक, लेकिन ओवर टाइम भी कितना कर सकते हैं? एक दिन में 10 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, और पूरे वीक में 54 आवर्स अगर करने हो, मतलब 48 से और 6 घंटे ज़्यादा ओवर टाइम कर सकते हैं, मतलब हर दिन सिर्फ 1-1 घंटा ही एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देन वेजेस फॉर ओवर टाइम सेक्शन 18। ओवर टाइम के लिए क्या वेज रहेगा? तो ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, जितना भी उसको वेजेस मिलता है उसका दुगुना रेट से वेजेस देना पड़ेगा उस टाइम के लिए। पीस रेट एम्प्लॉई ऑल्सो टाइम रेट वेजेस, और जो पीस रेट है यानी हर पीस का जिनको पैसा मिलता है तो उनको भी टाइम रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके ओवर टाइम में मिलेगा। डज नॉट इंक्लूड बोनस, और ओवर टाइम के लिए बोनस इंक्लूडेड नहीं है, बोनस सिर्फ नॉर्मल जो काम है उसके लिए मिलेगा। देन इंटरवल फॉर रेस्ट सेक्शन 19। अब रेस्ट के लिए क्या है? सो नो वन वर्क्स कंटिन्यूस 5 आवर्स, एट लीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट इन अ डे, लगातार 5 घंटे तक काम नहीं करना है, 5 घंटे के बाद एक रेस्ट होगा जो कि कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। ओके, ये बात करता है सेक्शन 19 में। अब नेक्स्ट सेक्शन 21 वीकली हॉलीडे। वीकली हॉलीडे कैसे मिलेगा? तो 1 डे इन अ वीक, वही जैसे होता है एक दिन संडे में या फिर किसी भी दिन रोटेशनल किसी भी टाइप से छुट्टी मिलेगी एक दिन। इफ़ ऑल्टर वंस इन अ 3 मंथ विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। अगर चेंज भी होता है टाइमिंग में, शेड्यूल में कोई चेंज होता है कि अब आप रात में नहीं दिन में काम करोगे, अगर ऐसा कुछ है तो कैसे चेंज होगा? वंस इन 3 मंथ। या फिर अगर छुट्टी के लिए चेंजेस हो कि अब तुम्हारा सैटरडे नहीं संडे से छुट्टी होगा, तो ये सिर्फ 3 महीने में एक ही बार कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन लगेगा। रेट एट द डेली वेजेस एक्सक्लूड ओवर टाइम रेट एंड वेजेस, और रेट किस हिसाब से दिया जाएगा? तो जो भी डेली वेजेस है उस टाइप से, और ओवर टाइम रेट एंड वेजेस को एक्सक्लूड किया गया है डेली वेजेस से। वो तो हमने देखा ओवर टाइम के लिए अलग रेट है। देन प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 24 एंड 25। अब जो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट है, जो बच्चे काम करते हैं, उनके लिए क्या है? नो चाइल्ड इज़ अलाउड टू वर्क। इस इंडस्ट्री में चाइल्ड काम ही नहीं करेंगे। चाइल्ड यानी जो 14 साल से कम के हैं, 14 से कम के हैं। यंग पर्सन एंड वीमेन वर्क, जो भी 14 से अबव है, 14 साल से ज़्यादा हैं, वो काम कर सकते हैं, और वीमेन भी जो भी 14 से ज़्यादा रहेंगी वो काम करेंगी। कब तक वीमेन कब तक काम कर सकती हैं? वो सिर्फ सुबह 6 से लेकर रात को 7 बजे तक ही काम करेंगी। अब बात करते हैं एनुअल लीव विथ वेजेस सेक्शन 26। लीव हेयर एक्सक्लूसिव ऑल हॉलीडेज, अडल्ट 1 डे फॉर 20 डेज वर्क, मतलब हर एक काम के लिए एक छुट्टी मिलेगा। जैसे कि अडल्ट अगर 20 दिन काम करता है तो उसके लिए उसे 1 दिन छुट्टी मिलेगा। यंग अगर 15 दिन काम करता है तो उसे 1 दिन छुट्टी मिलेगा। ओके,
इफ़ एम्प्लॉय क्विट लाइबल टू वेजेस फॉर लीव, अगर एम्प्लॉय क्विट भी करता है, काम छोड़ देता है, तो भी जो लीव का पैसा है वो उसे मिलेगा। मतलब हॉलीडेज़ अलग होंगे और ये सारे लीव अलग होंगे। ओके, ये जो 1 डे का लीव मिल रहा है ये हॉलीडे लीव में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। फ्रैक्शन ऑफ मोर देन हाफ इज़ 1 एंड लेस देन 1 इज़ ओमिटेड फॉर लीव टेकन। जब उसका कैलकुलेशन होगा कि किसने कितना लीव लिया है, उसमें अगर आधे से ज़्यादा हो तो उसे माना जाएगा, यानी 5 से ज़्यादा हो तो उसे 1 दिन माना जाएगा, और 0.5 आधे से कम हो तो उसे हटा दिया जाएगा। लीव नॉट टेकन इन प्रीवियस ईयर एडेड टू दिस ईयर, और प्रीवियस ईयर का जो भी लीव नहीं लिया गया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इस ईयर में हम उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन 30 फॉर एडल्ट एंड 40 फॉर यंग, यंग के लिए 40 लीव ले लेंगे और अडल्ट के लिए 30 लीव ही कैरी फॉरवर्ड होंगे इस ईयर। प्रीवियस ईयर में सपोज अगर किसी एडल्ट के 50 लीव बचे हुए थे तो इस ईयर 50 में से ओनली 30 लीव ही आएंगे, 30 से ज़्यादा लीव नहीं आएंगे। देन स्पेशल प्रोविजंस सेक्शन 29, एम्प्लॉयर मेंटेन रिकॉर्ड्स वर्क परमिटेड आउटसाइड द प्रीमाइसेस फॉर कटिंग ऑफ लीव्स। एम्प्लॉयर को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन से, डेट, उनकी सैलरी का सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आके बीच में चेक भी कर सकता है। और वर्क परमिटेड आउटसाइड, और बाहर जाके जो बीडी का जो लीव होता है वो काटना पड़ेगा, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को परमिशन लेना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, और उसका भी मेंटेन होगा रिकॉर्ड सब कुछ कि कौन बाहर जाकर कितने पत्तियाँ तोड़ रहा है, कितने टाइम तक, सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगर एज की बात करें, ओनर्स एज टू एज सेक्शन 30, जैसे कि इस एक्ट में बताया गया था कि बच्चे काम नहीं करेंगे, तो ये एज कौन डिसाइड करेगा? तो मेडिकल ऑफिसर रैंक ऑफ सिविल असिस्टेंट सर्जन, जो कि सिविल असिस्टेंट सर्जन के रैंक का मेडिकल ऑफिसर होगा, वो पर्सनली हर एक को एग्जामिन करेगा एंड स्टेट एज ऑफ पर्सन, और हर पर्सन का कितना एज है वो बताएगा। देन नोटिस ऑफ डिसमिसल सेक्शन 31, डिसमिसल यानी कि निकाल देना। सो एम्प्लॉई मोर देन पीरियड ऑफ 6 months कैन नॉट डिस्पेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज। अगर कोई भी एम्प्लॉई जो कि 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहा है उसे बिना नोटिस के हम नहीं निकाल सकते। 1 month नोटिस और वेजेस मस्ट बी गिवन, 1 month का नोटिस देना पड़ेगा और एक मंथ की जो भी वेजेस है वो देना पड़ेगा। देन पेनल्टी सेक्शन 32 एंड 33, पेनल्टी किसके बारे में बताई गई है? सो ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, अगर कोई भी इंस्पेक्टर को उसके काम करने से रोकता है तो 6 month की सज़ा और 5000 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों। जनरल पेनल्टी क्या है? 250 फाइन, अगर कोई इस एक्ट में कोई भी गलती हो और वो बताया नहीं गया है तो उसके लिए 250 रुपीज़ फाइन, या फिर 6 महीने की सज़ा और 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का फ़ाइन, दोनों। अगर मतलब सेम गलती दोबारा होती है तो उसमें सज़ा भी हो जाएगी 6 मंथ तक की, या फिर 100 से 500 रुपये तक का फ़ाइन, और दोनों। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड या इससे और भी कई सारे एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो किसी भी चीज़ के लिए आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So, Act does not apply to self-employed person with help of family in private dwelling houses। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ अपने घर के अंदर में काम कर रहा हो बीड़ी सिगार बनाने का, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ओके, मतलब अगर कोई ऑफिस खोल के इस टाइप से काम कर रहा है, प्रीमाइसेस लेके, जगह लेके, दूसरे एम्प्लॉयज़ को रख के, तो ये एक्ट लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगे कि डायरेक्शन देना है, कुछ बताना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बता सकता है। पावर टू मेक रूल इज़ इन हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी रूल बनाने का हक होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वाली एक्ट समझ में आई होगी अच्छे से। बहुत सारे एग्जाम में ये एक्ट आती है और इससे रिलेटेड मैं MCQ भी आपको देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये एक्ट या इससे रिलेटेड और भी एक्ट्स के अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये एक्ट पढ़ के कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।